हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज अपना जो टॉपिक है वो है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मूड एंड फिगर के रिगार्डिंग। तो मूड एंड फिगर क्या होता है भाई, किसी भी आर्ग्यूमेंट को याद है आपको क्या था सर? प्रपोजिशन वन, प्रपोजिशन टू, या प्रेमिसिस वन, प्रेमिसिस टू और एक कंक्लूजन होता है। क्या होता है? एक कंक्लूजन होता है। इनसे मिलकर क्या बनता है सर? एक इनसे मिलकर बनता है आर्ग्यूमेंट। क्या बनता है? आर्ग्यूमेंट। ठीक है। अब ये आर्ग्यूमेंट है, ये किस शेप का है, इसका मूड क्या है, इसकी फिगर क्या है, वही हम फाइंड आउट करने वाले हैं। आइए, जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा होता क्या है। सबसे पहले रूल कि एक आर्ग्यूमेंट होता है सर, उसमें दो प्रीमिसेस होती है। प्रीमिसेस को स्टेटमेंट, इक्वेशन क्या क्या बोलते हैं पहले हम कर चुके हैं। और सर एक होता है कंक्लूजन। क्या होता है? एक कंक्लूजन होता है, यानी कि प्रीमिसेस दो होती हैं और कंक्लूजन एक होता है जो हम लेके चलते हैं आर्ग्यूमेंट उसमें। तो एग्जाम्पल करते हैं, स्टेटमेंट बोलो, प्रीमिसेस बोलो कि जैसे ऑल रेड आर रोजेज, सभी लाल जो है वो क्या है? रोजेज हैं। और ऑल रोजेज आर ब्लू, सभी रोजेज क्या हैं? ब्लू है। कंक्लूजन ऑल रेड आर ब्लू। वैसे वेन डायग्राम मैंने अभी तक करवाया नहीं है, लेकिन आगे करेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको। जैसे क्या बोलता, ऑल रेड यानी कि रेड है, ऑल रेड आर क्या है? रोजेज। ठीक है। ऑल रोजेज आर क्या है? ब्लू। बस आपको क्या लॉजिक याद रखना है इसमें कि जब अंदर से बाहर जाते हो, क्या जाते हो? अंदर से बाहर जाते हो, तो ऑल वाली स्टेटमेंट भी ठीक होती है और सम वाली भी। और जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सम वाली कंडीशन सही होती है। जैसे यहाँ पर ऑल है ना, तो ये ऑल ये है, ये यहाँ पर ऑल है तो ऑल वाला है। तो यानी कि मैं बोलता हूँ कि ऑल रेड आर रोजेज, आप बोलो सही बात है सर। ऑल रोजेज आर ब्लू, सही बात है सर। या मैं बोलूँ सम रेड आर रोजेज, आप बोलो सर सही स्टेटमेंट है। सम रोजेज आर ब्लू, तब भी सही स्टेटमेंट है। इनके अंदर से बाहर जाओगे तो ऑल वाले सारे ऑप्शन ठीक रहेंगे कंक्लूजन में, और सम वाले भी सारे ऑप्शन ठीक रहेंगे। लेकिन अगर बाहर से अंदर आ रहे हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से अंदर, तो मैं वर्ड यूज करूंगा सम ब्लू आर रोजेज, तो आप बोलो सर ठीक है। सम ब्लू आर रेड, तो भी ठीक है। अगर मैं बोलता हूं सम रोज आर रेड, तब भी ठीक है क्योंकि सम वाला है। अगर मैं ऑल लगाता हूं ऑल ब्लू आर रोजेज, तो गलत है। ऑल रोजेज आर रेड, तो भी गलत है। ऑल ब्लू आर रेड, तो भी गलत है। तो ये वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग होता है। तो ये कंक्लूजन कैसे आया ये अभी मैटर नहीं करता, ये आंसर सही है या गलत है ये अभी आपको नहीं सीखना। अभी आपको सिर्फ इसकी फॉर्मेशन सिखाते हैं। हम क्या सिखाते हैं? इसकी फॉर्मेशन। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, तो ये इसी एग्जांपल को मैं सबसे लास्ट में जब आपको करवाऊंगा तब बताऊंगा कि इसके अंदर मूड क्या है और इसका फिगर क्या है। ठीक है। आइए करते हैं। सबसे पहले जो प्रपोजिशन होती है वो तीन तरह की होती है। नंबर वन आता है आपके पास कैटेगरिकल प्रपोजिशन। क्या आता है? कैटेगरिकल प्रपोजिशन। कैटेगरिकल प्रपोजिशन ही अपने सिलेबस में है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यानी कि जो हम तीन प्रपोजिशन पढ़ने वाले हैं ना, उसमें से सिर्फ कैटेगरिकल प्रपोजिशन अपने सिलेबस में है। ये अनकंडीशनल जजमेंट है, मीन्स सर इफ़ या देन का यूज इसमें नहीं किया जाता। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट में होगी तो ही दूसरी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि बारिश होगी तो ही रोड गीला होगा, ऐसा भी नहीं करना है इसके अंदर। ये सिंगल स्टेटमेंट यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होती है। एक प्रेमिसिस दूसरी प्रेमिसिस से इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इसलिए इसको अनकंडीशनल जजमेंट बोलते हैं। इस प्रपोजिशन के अंदर क्या बोलते हैं? एग्जिस्ट, रिलेशन एग्जिस्ट किया जाता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं। और ना याद हो तो थोड़ा सा अभी आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि कंक्लूजन में हम ढूंढते हैं, जो पहला होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, लास्ट में आता है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए थोड़ा सा। अगर बात करते हैं सेकंड, इसके बाद आपका कैटेगरिकल प्रपोजिशन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए क्या कुछ दिया गया है कि सर ये सब्जेक्ट विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट पे डिपेंड है। ठीक है। और हम जो मूड एंड फिगर का टॉपिक है वो भी अपना कैटेगरिकल प्रपोजिशन पर बेस्ड है। जैसे एग्जांपल है ऑल बर्ड्स आर एनिमल, ये एक ही स्टेटमेंट है इसलिए इसको कैटेगरिकल बोलते हैं। यही नहीं लिखा गया इफ बर्ड्स देन एनिमल, ऐसा कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया गया। अदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जापानीज पीपल आर हार्ड वर्किंग, जापानी लोग जो है वो सारे काम अच्छे से करते हैं जी। अब इसमें अगर कंपैरिजन किया जाए कि इंडियन पीपल आर मोर हार्ड वर्किंग या लेस हार्ड वर्किंग, तो वो आपका जो आप बोल सकते हो कि हाइपोथेटिकल हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। इट डज नॉट इम्पोज एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है इस लाइन के अंदर।
अगर मैं बात करता हूँ हाइपोथेटिकल की, कंडीशनल जजमेंट होता है कि एक दूसरे पे बेस होती है, यानी कि इफ और देन का यूज यहाँ पर किया जाता है। एग्जाम्पल, इफ आ गया ना, इफ इट इज रेन टुडे, अगर आज बारिश होगी, देन द रोड वेट, रोड गीला हो जाएगा। इस प्रपोजिशन में कंडीशनल रिलेशनशिप है, किसमें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, यानी कि रेन और रोड के बीच में यहाँ पर क्या है, कंडीशनल आपका रिलेशनशिप है। और एग्जाम्पल लेते हैं, इफ रेन, अगर बारिश आएगी, स्टूडेंट विल नॉट कम फॉर द क्लास, बच्चे क्या है, बारिश के आएंगे तो क्लास में नहीं आएंगे। ठीक है ना, नॉर्मली सबके साथ यही होता है, तो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन होगी। तो ये अपने टॉपिक नहीं है। डिसजंक्टिव प्रपोजिशन क्या होती है, द अर्सनटेन ऑफ अल्टरेशन, भाई जो चेंज किया जाता है, जैसे इफ, आइदर और हो गया, क्या हो गया, इसमें तो था आपका इफ और देन, डिसजंक्टिव में क्या आता है, आइदर और आता है, आइदर और वगैरह। जैसे अगर वो लॉयल है तो वो आइदर, या तो वो लॉयल है या फिर वो बेईमान है, क्योंकि जो ईमान या तो ईमानदार है या बेईमान, ऐसे मान लो आप। ठीक है, तो ये है या वो, यानी दो में से एक, या तो हेड है या टेल है। लेकिन अपने सिलेबस में क्या आता है, कैटेगरिकल, और मूड एंड फिगर भी किसके ऊपर बेस होता है, कैटेगरिकल के लिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये देखिए, स्क्वायर ऑफ पोजीशन में करवा चुका हूं पहले आपको, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो स्क्वायर ऑफ पोजीशन, जो ये एवरी बोल लो या ऑल बोल लो, आज मैं आपको इसमें करवाऊंगा कि एवरी, ऑल, ये क्या क्या लिख सकते हैं ऑल की जगह, वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक में ही। तो जो एवरी, एस का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट, और पी का मतलब यहाँ पर प्रेडिकेट है, क्या है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोल लो आप, याद रखने के लिए। तो यह क्या है, यहाँ पर ऑल को ए से डिनोट करते हैं, नो को एन से, ई से डिनोट करते हैं, सम को आई से डिनोट करते हैं, और सम नोट को ओ से डिनोट करते हैं। ये तो सबको पता ही है, वैसे लिखा हुआ है ए ई आई ओ। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है, ए और ई के बीच में रिलेशन, इसको कॉन्ट्रेरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेरी। और जो इन दोनों के बीच में होता है, सम और सम नोट के बीच में, इसको सब कॉन्ट्रेरी बोलते हैं। इनके बीच में यहाँ होता है, उसको ए और आई के बीच में अल्ट्रेशन, इसको भी अल्ट्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्ट्रेशन। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, डिसेंडिंग द ट्रूथ विद राइजिंग द, आपको बोल सकते हैं फैलिटी, यानी कि इसमें जो सच होता है वो नीचे की तरफ आता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और यहाँ पर जो झूठ होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर सच है तो ये फॉल्स होगा, ये सच है तो ये फॉल्स होगा, ये डेफिनेट है, बाकी इनडेफिनेट सारी। लेकिन एक लाइन और इसमें जो याद करनी, क्या, बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों गलत हो सकते हैं एक टाइम पे, दोनों सही कभी नहीं होंगे, एक ट्रू तो दूसरा फॉल्स, लेकिन दोनों गलत जरूर हो सकते हैं। यहाँ पर बोथ कैन बी ट्रू, दोनों ट्रू हो सकते हैं लेकिन दोनों फॉल्स कभी नहीं होंगे, ये ध्यान रख लेना। और इन दोनों के ए और ओ का बीच में रिलेशन, या ई और आई के बीच में रिलेशन को कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, मस्ट का मतलब होगा ही होगा 100%। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम। ठीक है, आइए, वी यूज कैटेगरिकल प्रपोजिशन इन मूड एंड फिगर, यानी कि मूड एंड फिगर के टाइम हम कैटेगरिकल प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अब ये बार बार हम वर्ड यूज करें, सर कैटेगरिकल प्रपोजिशन, कैटेगरिकल प्रपोजिशन, ये होता क्या है ना, हर बार ये यूज करते हैं ना कि कैटेगरिकल प्रपोजिशन है सर, कैटेगरिकल, लेकिन होता क्या है कैटेगरिकल प्रपोजिशन, यही चेक आपको करना पड़ेगा। आइए करते हैं। सबसे पहला क्या दिया गया है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, दैट अबाउट विच समथिंग इज सेड, सब्जेक्ट जो कह रहा है, नाउन बोल लो या फिर प्रोनाउन बोल लो। प्रेडिकेट क्या दे रखा है, ये एक पार्ट ऑफ प्रपोजिशन है जो डिनोट करता है किसको, अफर्म, अफर्म का मतलब पॉजिटिव या ऑर्डिनाई या फिर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसे बोल सकते हो, कोपलाइन को बीच में जोड़ने वाला। लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको, ये अंदर क्या है ये याद ही नहीं करना आपको, तो ये अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है ना सब्जेक्ट प्रेडिकेट कोपला की, ये आपको याद नहीं करनी है। सब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन होता है, इतना काफी है, और प्रेडिकेट एडजेक्टिव होता है, कोपिला को ऑक्सिलरी वर्ब, या आप बोल सकते हो कि सॉरी क्रिएट लिंक क्रिएट करने वाला बोल सकते हो। फिर भी आपको यहाँ से अगर कुछ याद नहीं हो रहा तो इसको सबको छोड़ा जा सकता है, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, यहाँ से अपना काम स्टार्ट होता है, जो अपना क्वेश्चन आता है टू द पॉइंट चलते हैं हम। देखिए, अगर मैं इसी में से उठाता लेता हूँ, क्या लेते हैं, अगर हम एक चीज उठाते हैं यहाँ से कि कंक्लूजन मैंने उठाया, क्या उठाया, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखा था, ऑल रेड आर ब्लू, जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था।
यहाँ पर ऑल है जो क्वांटिफायर है, ऑल की जगह नो हो सकता है, सम हो सकता है, या फिर सम नोट हो सकता है। रेड की जगह सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि रेड क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट को हम पक्षा बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को माइनर टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइनर टर्म। कोपुला इसको जोड़ने वाला होता है, और जो प्रेडिकेट होता है इसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या फिर इसको हम मेजर टर्म बोल सकते हैं, या फिर इसको हम साध्या बोल सकते हैं। ये सब कुछ आज आपको करवाने वाला हूँ। यानी कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है ना, ये हमेशा ही कंक्लूजन से फाइंड आउट करने पड़ते हैं। किससे फाइंड आउट करने पड़ते हैं, कंक्लूजन से। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनता है। जो ऑल वर्ड है, या सम ऑल है, सम है, नो है, सम है, या सम नोट है, ये सारे के सारे क्या है, क्वांटिफायर है। क्या है, ये सारे के सारे क्वांटिफायर है, क्योंकि ये क्वांटिटी को शो करते हैं। और क्वांटिफायर से जो नेक्स्ट टर्म होती है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और लास्ट टर्म को प्रेडिकेट बोलते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या रूल है सर। 3 डिफरेंट टर्म यूज हमने किए यहां पर, आइए पढ़ते हैं। पहला क्या आता है इसके अंदर, सबसे पहला आता है माइनर टर्म। माइनर टर्म को अब सब्जेक्ट बोलते हैं, अभी पढ़ के आए थे। फिर आता है मेजर टर्म, प्रेडिकेट बोलते हैं। फिर मिडल टर्म आते हैं जिसको कोपुला वगैरह हम बोलते हैं, लेकिन यहां पढ़ते हैं माइनर टर्म को। सब्जेक्ट जो होता है कंक्लूजन के अंदर, किसके अंदर है, कंक्लूजन। मैं भी बताया कि माइनर और मेजर दोनों किसका पार्ट है सर, ये कंक्लूजन का पार्ट है, और ये प्रीमिसेस का पार्ट है। किसका पार्ट है, प्रीमिसेस का। आइए पढ़ते हैं। जैसे ऑल, कंक्लूजन क्या था, ऑल रेड आर ब्लू। तो यहां पर जो रेड है वो सब्जेक्ट है, और इसी को हम माइनर टर्म भी बोलते हैं। प्रेडिकेट, ऑल रेड आर ब्लू, ब्लू जो है वो प्रेडिकेट है, और इसी को हम मेजर टर्म भी बोलते हैं। मिडिल टर्म जो होती है 2 बार आई हुई होती है, लेकिन ये प्रीमिसेस या स्टेटमेंट में होती है, कभी भी कंक्लूजन में नहीं होती। जैसे 2 बार कौन सी टर्म रिपीट हो रही है सर, रोजेस जो है 2 बार टर्म, तो ये क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। क्या होगी आपकी, मिडिल टर्म। क्या बोलेंगे इसको, मिडिल टर्म। जो ऐसी टर्म जो प्रीमिसेस में होती है लेकिन कंक्लूजन में नहीं होती, मिडिल टर्म, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या नोट करने वाली बातें हैं, वही बात, एक बात को 3 बार लिखा गया ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि जो जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ लॉजिकल रीजनिंग इस टाइप की, तो उनको लिए थोड़ा इजी हो जाए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसको सब्जेक्ट को हम माइनर बोलते हैं, प्रेडिकेट को मेजर टर्म बोलते हैं, ये हमेशा कंक्लूजन में से चेक करनी है, कभी भी प्रीमिसेस में से चेक नहीं करनी। यानी कि यहाँ से ये सब्जेक्ट बोलेंगे और ये आपका प्रेडिकेट बोलेंगे, कभी भी इसको 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 नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा ध्यान रख लेना आप, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दिया गया अपने पास मिडिल टर्म के, माइनर टर्म के अलग अलग नेम दे रखे। जैसे माइनर टर्म को क्या बोलते हैं, पक्षा बोलते हैं। ये हमेशा कंक्लूजन क्या था, लिखूं कंक्लूजन, ऑल रेड आर ब्लू, ठीक है, ये था अपना कंक्लूजन। और चेक करिए, ये पहला पार्ट तीसरे नंबर थर्ड सेंटेंस ऑफ द कंक्लूजन, यानी कि थर्ड सेंटेंस बोलो, क्यों, क्योंकि हमें पता है सर प्रीमिसेस 1, प्रीमिसेस 2 और तीसरा सेंटेंस क्या है, कंक्लूजन है। क्या होता है, कंक्लूजन, इसलिए थर्ड सेंटेंस वर्ड यूज किया गया, कंक्लूजन। इसका पहला पार्ट क्या होता है आपका, ये तो क्वांटिफायर को छोड़कर पहला पार्ट क्या होता है आपका, माइनर, ठीक है। और सेकंड पार्ट या थर्ड क्या पार्ट क्या होता है आपका, मेजर। ये पार्ट पुट तो याद ना रखो, चाहिए आप सिर्फ ये याद रखना बोलते क्या है। यहाँ पर याद क्या करना है सर, माइनर टर्म को पक्षा बोलते हैं और मेजर टर्म को साध्या बोलते हैं, बस ये याद करना है। ऑल जो है क्वांटिफायर है, आर माइनर है, ये मेजर है, ब्लू, ये आपने कर लिया यहाँ पर। अब बात करते हैं मिडिल टर्म की। सर आपने अभी बताया था कि मिडिल टर्म कंक्लूजन में नहीं मिलता, मिडिल टर्म तो प्रीमिसेस में होता है और दोनों में होगा, तो उसी को मिडिल टर्म बोलते हैं, ऐसा नहीं कि एक में हो, ठीक है। कॉमन टर्म है जो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में होती है, लेकिन कंक्लूजन थर्ड स्टेटमेंट में नहीं होती, ठीक है। जैसे रोज है, इसमें देखो यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, ये आपकी रोजेज हो गया, इसको क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म को साधना बोलते, क्या बोलते हैं, साधना। और आपका मेजर टर्म को क्या बोलते हैं, साध्या। और माइनर टर्म को क्या बोलते हैं, पक्षा या पक्ष, ठीक है। ये हिंदी में भी याद रख लेना, बहुत बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। छोटा टॉपिक है लेकिन पहली बार कर रहे हो, उसके लिए थोड़ा सा बस ऐसे लगता भी क्या पढ़ा रहे हैं। हैंस कंक्लूड, पहले पार्ट को क्या बोलते हैं, कंक्लूजन के पहले पार्ट को माइनर, दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, मेजर। कॉमन टर्म को क्या बोलते हैं जो कंक्लूजन में नहीं होती, सर मिडिल टर्म। कंक्लूजन देखो रेड ब्लू, तो ये माइनर है, ये मेजर है। अब आपको जो याद करना है वो क्या याद करना है, वो ये याद करना है आपको कि जहां पर जिस स्टेटमेंट के अंदर, जैसे ये स्टेटमेंट हो गया आपकी, ठीक है ना, एक दो, एक ही एग्जांपल को 20 बार लिखा गया ताकि आपको हर जगह आप अटेम्प्ट कर लो। अब ये माइनर सर सेलेक्ट कहां करते हैं, सर कंक्लूजन में सेलेक्ट करते हैं। तो माइनर कहां है यहाँ पर, रेड, तो रेड ढूंढो भाई कहां पर है,
सर रेड यहाँ पर है, तो सर इसको माइनर स्टेटमेंट बोल दें क्या? हाँ जी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? माइनर स्टेटमेंट। अच्छा जी मेजर, मेजर क्या है सर? ब्लू है, तो ब्लू ढूंढो कहाँ पर है सर? ब्लू यहाँ पर है, रेड यहाँ पर था, ब्लू। सर इसको फिर मेजर स्टेटमेंट बोल दे क्या? हाँ जी बिल्कुल, इसको क्या बोल सकते हैं? मेजर स्टेटमेंट बोला जा सकता है। बस यही यहाँ पर कराया गया है। माइनर स्टेटमेंट क्या है सर? यहाँ पर ये माइनर स्टेटमेंट होगी पूरी, ठीक है, ये मेजर स्टेटमेंट होगी। माइनर स्टेटमेंट इज वेयर माइनर टर्म प्रेजेंट, जहाँ पर माइनर टर्म होती है, और मेजर स्टेटमेंट जहाँ पर मेजर टर्म प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सिंपल सा था आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देर का आपने नोटिस किया हो, किसमें इकट्ठा दिखाता हूं तो थोड़ा याद रहेगा। नोटिस किया हो तो रेड जो है वो सर 2 बार आया है तीनों स्टेटमेंट को मिलाकर। अच्छा कंक्लूजन को भी स्टेटमेंट बोल देते हैं, ठीक है, जब हम मूड एंड फिगर को लेते हैं ना, कंक्लूजन क्या बोलते हैं, इसलिए आपने नोटिस किया तो हर जगह ये मिला है कि थर्ड स्टेटमेंट, क्या बड़ी मिला है? थर्ड स्टेटमेंट। किसको बोला गया है? कंक्लूजन को थर्ड स्टेटमेंट बोला, क्योंकि स्टेटमेंट की तरह यूज करते हैं मूड एंड फिगर में। तो ये क्या है? अच्छा स्टेटमेंट क्या होती है? किसी के द्वारा कही गई बात, बस ये याद रखना। रेड देखना आपने सर 2 बार आया है, ठीक है, रोज सर 2 बार आया है, ब्लू सर 2 बार आया था, इनकी हर टर्म क्या हुई है सर? 2 बार आई हुई। कितनी बार आई हुई है? हर टर्म 2 बार आई है। अब अपना यहां से क्वेश्चन, ये तो आपका बेस था, अब यहां से स्टार्ट होता है आपका मेन टॉपिक मूड एंड फिगर। सबसे पहले कोई एक एग्जांपल उठा लो। सर हमने वही ले लिया जो हम स्टार्टिंग से लेते आए हैं कि रेड रोज, रोज ब्लू, हमें क्या पता है। अब देखो आपको कराने से पहले ही सारी चीजें आ गई। क्या आ गई कि सर ये तो है सर माइनर टर्म, ठीक है जी, ये है सर मेजर टर्म, और ये है सर मिडल टर्म। 3 ही चीजें निकालनी होती है हर बार, क्वांटिफायर का ज्यादा यूज नहीं करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये आंसर ही निकाल लेंगे। अब जो स्टेप है सर इसके अंदर, ये 4 स्टेप हैं, और इन स्टेप को इस एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले सर आर्ग्यूमेंट, जो ये आर्ग्यूमेंट है इसको क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट। इस आर्ग्यूमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो हम पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर इसका मूड डिसाइड करो, फिर उसकी फिगर डिसाइड करो, और फिर चेक करो वैलिडिटी, वैलिडिटी ऑफ 2 टाइप, और दोनों टाइप की वैलिडिटी होनी चाहिए। यानी कि जो भी आपका मूड फिगर आएगा वो दोनों में वेरीफाई करना चाहिए। कंडीशनल वैलिडिटी में 9 मूड होते हैं, 4 फिगर होती हैं। कंडीशनल मतलब जो पीछे पढ़ के आए थे ना, हाइपोथिएटिकल प्रोपोर्शन, वही होती है। अनकंडीशनल वैलिडिटी सर 15 मूड होते हैं, 4 फिगर होते हैं, इसको कैटेगरिकल प्रोपोर्शन की तरह पढ़ के आए थे कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं, लेकिन मूड कितने? 15। तो आपको ये याद भी रखना है क्या सर? कंडीशनल में 9 मूड 4 फिगर, अनकंडीशनल में 15 मूड 4 फिगर। फिगर तो 4 ही है दोनों में, याद क्या रखना? कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल में 9, अनकंडीशनल में 15। देखो कंडीशनल छोटा वर्ड है तो 9 आ गया, अनकंडीशनल बड़ा वर्ड है क्योंकि सर 2 वर्ड और जोड़ दिए तो ये 15 बन गया। ऐसे याद कर सकते हो। तो आइए पहला क्या सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये हमें बताइए। देखिए स्टेप 1, कन्वर्ट करना स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ऑलवेज मेजर टर्म स्टेटमेंट को तो पहले लिखो और माइनर को बाद में लिखो। अब तक आपने क्या देखा? ठीक है, बात है सर नाटकों में अब तक आपने क्या देखा, वो वाली बात है, आपको याद करवाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख ही देता हूं साथ में, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे। देखिए आपने क्या लिखा था, आपको याद हो तो प्रीमिसिस 1 में आपने लिखा था ऑल रेड आर रोजेस, हाँ या ना? हाँ जी सर यही था। प्रीमिसिस 2 में आपने क्या लिखा था? प्रीमिसिस 2 में लिखा था आपने ऑल रोजेस आर ब्लू, ये लिखा था। हाँ जी ये लिखा था। और कंक्लूजन में क्या लिखा था आपको याद हो तो? ऑल रेड आर ब्लू, ये लिखा था ना, हाँ या ना? अब इसने क्या बोला है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? इसने बोला भाई सबसे पहले मेजर टर्म, आपको देखो ये क्या थी सर? माइनर थी। ये क्या थी सर? मेजर थी। हाँ या ना बोलो? हाँ जी। अब मेजर क्या है? ब्लू। किस में है सर? इसमें। तो इसको क्या बोला था हमने? मेजर टर्म, मेजर स्टेटमेंट। इसको क्या बोला था? माइनर स्टेटमेंट। बोलो जय माता दी, है ना? तो इसने बोला भाई जो मेजर स्टेटमेंट है ना उसको पहले लिखो, उसको नंबर 1 बनाओ, और माइनर स्टेटमेंट को नंबर 2 बनाओ। पहला काम तो यही करो, उसके बाद बात करते हैं आगे की। लॉजिक कर लेते हैं। तो जी ये जो ब्लू वाली थी ना, जो मेजर वाली, इसको तो पहले लिख दिया, और जो रेड वाली थी इसको दोबारा लिख दिया। पहला काम, ये पहला स्टेप कंप्लीट कर लोगे? हाँ जी सर कर लेंगे। दूसरा क्या दिया गया आपके पास? मूड को डिटरमाइन करना। किसको डिटरमाइन करना? मूड। अब ये मूड क्या होते हैं सर? जो ये है ना आपका, जो क्वांटिफायर दे रखी, ये जो दे रखी ए ई आई ओ, यही मूड है। ए ई आई ओ यही क्या है? मूड है।
मूड का मतलब बताता है भी ऑल वाली स्टेटमेंट है, नो वाली स्टेटमेंट है, सम वाली स्टेटमेंट है या फिर सम नोट वाली स्टेटमेंट है। यही तो क्या है, मूड है। आइए डिटरमाइन करना मूड को, तो डिटरमाइन कर सकते हैं ना, ऑल है, ए है, क्या है, ये कर सकते हैं। जैसे कुछ वर्ड आते हैं जो आपको यहां से सीखने पड़ेंगे, जो ए ई आई ओ यू, अरे यू तो गलत चीज लिख दिया, यू नहीं आएगा भाई, ठीक है ना, ये थोड़ा हाँ मिसप्रिंट हो गया, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। ये तो वो लिख दिया ना हमने, वोवल सवर, शायद इमोशनल हो गए होगे। ए ई आई ओ यहां तक याद रखना है। ए के मतलब क्या होता है सर, ए की जगह ओल लिखा मिलता है जो सबको पता है, और एवरी, ये दो वर्ड तो आपसे आप इनको जानते हो, लेकिन ए की जगह नाउन वर्ड भी मिल, ईच वर्ड भी लिखा मिल सकता है। जैसे मैंने लिखा था ना, ऑल रेड आर रोजेस, ये हमने एक स्टेटमेंट लिखी, तो यहां पर ऑल की जगह क्या क्या आ सकता है, ऑल की जगह आ सकता है, और की जगह ईच भी दे सकता है, और की जगह एनी भी दे सकता है, और की जगह प्रनाउन तो छोड़ दो, ये नाम होता है वैसे तो नॉर्मली, एनी भी दे सकता है, ओनली भी दे सकता है, और दा वर्ड भी दे सकता है। क्या दे सकता है, दा रेड, तो दा का मतलब भी ओली होता है। या नन बट दे सकता है, नन तो यहां दे देगा, बट बाद में दे देगा, ठीक है। या फिर 100% दे सकता है, इसका मतलब भी ओल ही होता है। ई का मतलब सर नॉन होता है, ये तो हमको सबको पता है, इतना तो देखो सबको पता है, ये वाला वर्ड पहले वर्ड तो, ठीक है, ये वर्ड तो सबको पता है पहले, लेकिन जो पेपर में है ना, कई बार थोड़ा टिपिकल लेवल बनाने के लिए ई की जगह नो की जगह नेवर दे सकता है, नन दे सकता है, नाइदर दे सकता है। ऐसे ही सम की जगह ए फ्यू, सर्टेन, मोस्ट, मैनी, ऑलमोस्ट, ऑल। देखो ऑल के साथ अगर ऑलमोस्ट लगा दिया ना तो वो सम बन गया। फ्यू, एटलीस्ट, मोस्ट ऑफ, जनरली, लेस देन 100, वो क्या होता है, सम होता है। और ओ के अंदर क्या होता है, सम नोट, हार्डली, इवन, एवरी। देखो एवरी है तो यहां पर, लेकिन एवरी के साथ अगर नोट है, एवरी नोट या नोट एवरी, कुछ भी वर्ड यूज कर लो आप, वहां पर क्या हो जाएगा आपका ये। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको याद रखने। देखो जो याद रखने वो आपको बता देता हूं, और जो छोड़ने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है, पहली बात तो। आइए अब करते हैं स्टार्ट। सर पहला हमने क्या किया था, सर पहला आपने बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, दूसरा सर मूड को डिटरमाइन करना। सर ये तो सिखा दो मूड को कैसे डिटरमाइन करते हैं। मूड बनाना यहाँ पर वो नहीं है पार्टी सार्टी करना। जैसे ऑल ए आर बी है, तो यहाँ पर ऑल क्या है सर, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नो ए आर बी, नो क्या है सर, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सम क्या है, सम ए आर बी सर, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और सम और नोट को मिलाकर सर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं, तो यहाँ पर मूड क्या होगा, ए ई आई ओ, ये मूड हो गया जी। लेकिन आपको पता सर ये सारी चीजें एक में तो नहीं मिलेगी, तो एक में नहीं मिलेगी ना, इसलिए यहां पर दिखाया नहीं गया। अब एग्जाम्पल वही अपने वाला उठा लिया भाई, क्या लिए उठा लिया, एग्जाम्पल। ये तो आप रूल बोल लो, यहाँ पर क्या बोल लो, रूल टाइप ले लो, ये एग्जाम्पल हो गए। ऑल ये देखो पहले बात क्या है, आपने एक चीज नोटिस की, सर मेजर टर्म पहले लिख रखी इसमें, हाँ जी बिल्कुल। फिर पहले स्टेप का मतलब क्या है, अगर यहाँ भी आप अगर माइनर टर्म को पहले लिख रहे हो, फिर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में तो आपने कन्वर्ट किया ही नहीं, तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक है। फिर डिटरमाइन करना था मूड ए है, ई है, आई है या ओ है, ठीक है। वही हम सेकंड स्टेप पे एट प्रेजेंट हैं। ऑल रोजेज आर ब्लू, तो ये क्या है, ऑल है तो सर ए टाइप मूड हो गया, ऑल है तो सर ए टाइप मूड हो गया, ऑल है तो सर ए टाइप मूड है, यानी कि ट्रिपल ए हो गया। मूड क्या हो गया यहाँ पर, ट्रिपल ए, बस ये हो सकता है सर, ऐसे भी हो सकता है ए ई आई ओ, तीन हो सकता है, चारों नहीं हो गए ना, चार तो तब हो जब चार स्टेटमेंट हो, लेकिन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तीन ही स्टेटमेंट लेके चलते हैं जो इसका आइडियल स्टैंडर्ड है। सर ऐसे भी हो सकता है ई कुछ भी हो सकता है। अभी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हम पढ़ने वाले हैं आगे, जो वैलिडिटी चेक करते हैं। लेकिन सर एक चीज और रह गई अपनी, क्या, फिगर। तो वाइल डिसाइडिंग मूड अज्यूमिंग कंक्लूजन को स्टेटमेंट मानना है। जब मूड डिसाइड करते हैं ना, तब कंक्लूजन को क्या मानना है, स्टेटमेंट मानना है, इसलिए इसको थर्ड स्टेटमेंट लिखा जाता था। आइए नेक्स्ट आता है डिटरमाइन द फिगर। फिगर को डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कुछ दे रखा है, फिगर को जो डिटरमाइन करते हैं, पहला क्या दे रखा है, चेक मिडल टर्म। सर मिडल टर्म चेक करो, कर लेंगे जी, लो जी अभी मैं लिख देता हूं पहले प्रीमिसिस 1, ऑल रोजेज आर ब्लू। सेकंड में ऑल रेड आर रोजेज। सबसे पहले तो ये काम लिखना था जी सर, ठीक है जी, लिख लिया। और फिर जो कंक्लूजन था, कंक्लूजन तो वही रहेगा, कंक्लूजन को चेंज मत कर देना, और रेड आर, ठीक है, ये कर लिया। सर मूड क्या आया, सर हमने मूड फाइंड आउट कर लिया सर, ट्रिपल ए आ गया। अब फिगर फाइंड आउट करनी है। जो फिगर फाइंड आउट करनी है ना, वो मिडल टर्म के बेस के ऊपर होती है। किसके ऊपर बेस होती है, मिडल टर्म पर बेस होती है, ये याद रख लेना। चेक द मिडल टर्म, हाँ जी,
फिगर को डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को चेक करना पड़ेगा। वी हैव 4 फिगर, हम 4 तरह की फिगर निकाल सकते हैं। कैसे 4 तरह की, जैसे एम का मतलब सर यहाँ पर मिडिल है, और पी का मतलब प्रेडिकेट है, और एस का मतलब सब्जेक्ट है। यही है, देखो ये क्या है सर, ये तो है सब्जेक्ट, और ये क्या है सर, ये है प्रेडिकेट। तो मतलब ये तो सर सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया, यानी कि दो तो मिले ही मिलेंगे, तो इसलिए इन दोनों को भी साथ में लिया गया है। और सर बाकी बच गया वो मिडल टर्म होगी, बाकी बच गया वो क्या होगी, मिडल टर्म, जिसको हम फिगर बोलते हैं। अब देखो, अब ये जो कैसे सर इस शेप में है ना, बोलो, यानी कि यहां पर राइट साइड अपवर्ड से लेकर लेफ्ट साइड डाउनवर्ड आ रही है। तो यानी कि सर एक तो मिडल टर्म ऐसे हो सकती है, अभी लिखा ना, इसकी जगह मैं लिख देता हूं रोजेस, ताकि आपको समझ में आ जाए, रोजेस ऐसे भी हो सकता है। या आपने नोटिस किया हो, जो हमने पहले लिखा था, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखी थी, तब हमने क्या लिखा था कि ऑल रेड आर रोजेस, ठीक है, ऑल रोजेस आर ब्लू। तब इस कंडीशन में ये वाली सिचुएशन हो गई थी सर, हो गई थी नहीं हो गई थी, हाँ जी सर ये हो गई थी। तो यानी कि एक फिगर तो ऐसी बन सकती है, दूसरी फिगर मिडल टर्म लास्ट में भी हो सकती है, दोनों को जरूरी नहीं है, पहले भी हो सकती है, दोनों को जरूरी नहीं है, और एक ऐसी बनेगी। ये थोड़ा सा गलत लगा दिया, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, एक ऐसी फिगर बन जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी फिगर 4 बनती हैं। कितने बनती हैं, 4। और मूड कितने बनते हैं सर, 2 मैटर करता है, कंडीशनल है अनकंडीशनल है। कंडीशनल है तो सर 9 मूड बनेंगे, अनकंडीशनल सर 15 मूड बनेंगे, लेकिन फिगर दोनों के साथ 4-4 ही बनेगी, ठीक है, ओके। आइए पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। जैसे एग्जांपल दिया गया ऑल रोजेज आर ब्लू, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, रोजेज पहले दे रखा है, ठीक है, और यहां पर रेड बाद में दे रखा है। आइए, ये थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। देखिए, तो क्या दे रखा, फिगर आपने देखा तो पहले लेफ्ट टू राइट था ऐसे, मिडल टर्म, फिर राइट टू राइट था, मतलब यहाँ पर एम ऐसे दे रखा था, फिर लेफ्ट टू राइट था सर ऐसे ऐसे दे रखा था, और फिर मिडल टर्म ऐसे दे रखी थी, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ। ये राइट लेफ्ट अपने हाथ से ध्यान रख लेना, आप जिस पोजीशन में बैठे हो वैसे हो जाता है। और सर लास्ट वन आता है चेक दी वैलिडिटी, वैलिडिटी को चेक करना लास्ट पॉइंट है, ठीक है। और चेक दी वैलिडिटी में सर 2 तरीके की, एक अनकंडीशनल वैलिडिटी, एक आपकी कंडीशनल वैलिडिटी। 2 वैलिडिटी होती है, कंडीशनल और अनकंडीशनल, ये आपको ध्यान रखना है। कंडीशनल वैलिडिटी कौन सी होती है, अनकंडीशनल। यदि आंसर दोनों में से एक में भी टेबल में भी प्रेजेंट नहीं है तो वो इनवैलिड है। कहने का मतलब दोनों होना चाहिए, दोनों में से एक में भी प्रेजेंट नहीं है तो, यानी कि कम से कम आप बोल सकते हो कि एक में तो प्रेजेंट, एक में भी प्रेजेंट नहीं है तो सही नहीं है, तो आपका प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है, अनकंडीशनल जो थी ये बुलियन ने दी थी, और कंडीशनल जो थी ये एरिस्टोटल ने दी थी। किसने दी थी, एरिस्टोटल ने। और ये मूड है, आपको याद हो ये मूड, तो आप याद है फिगर 1 बनेगी, यानी कि यहां पर सर एम एम ऐसे बनेगा, और यहां पर सर एम एम ऐसे बनेगा, यानी कि ये खाली रहेगा। यहां पर सर एम एम ऐसे बनेगा, ये खाली रहेगा। यहां पर सर एम और एम ऐसे बनेगा, तो ये आपको फिगर याद करनी है। ओह सर ये क्या बता दिया। और कंडीशनल अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने दी थी, इसमें 15 थी, और सॉरी इस अनकंडीशनल में 15, इसमें 9 कर लेना, यहाँ पर इसमें 9 था, ठीक है, 9 है, हो जाएगा। यहाँ पर फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, सर ये आपको याद करनी पड़ेगी सबको, हाँ जी बिल्कुल। अब देखो इसमें 4 बनती हैं इस टाइप से, इसके अंदर 4, इसके अंदर 4, लेकिन इसके अंदर 3 ही बनेगी, यानी कि फिगर 4 जो ऐसे बनाते हैं ना, वो 3 ही कंडीशन सही होगी, बाकी नहीं होगी। ये राइट आंसर है, वैसे बनाने को तो चाहे आप ऐसे बना लो, ई इसमें बना दो सर ये तो, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है, यानी कि इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये खाली स्पेस है। इसी तरीके से इसके अंदर 2 बनती है, एक खाली स्पेस, इसके अंदर 2 बनती है, एक खाली स्पेस, इसके अंदर पहला खाली स्पेस है, यहाँ पर कोई नहीं बनेगा, और फिर ये 2 बनेगी, फिर इसके अंदर तीनों के तीनों बनेगी। तो ये आपको याद रखना है। अब सर ये याद और करवा दो कैसे करना है ना, क्योंकि डायरेक्ट जब तक याद नहीं होगा फायदा क्या है। तो याद करवाने के लिए क्या कुछ दे रखा, देखिए आपको, जो आपकी हम बात करते हैं कंडीशनल के लिए, कंडीशनल में तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ए, जो ए थोड़ा सा साथ में टेबल दिखाऊंगा ना, तो आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए आपने जो ए और आई, ये सर पहली में है, तीसरी में है, चौथी में, यानी कि पहली में भी है, तीसरी में भी है, और आपकी ए आई चौथी में भी है, ऐसे याद कर लेना। और जो आपकी ई ए ओ
सर ये सब में है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये फिगर चारों में है। और लास्ट बच गई सर अपनी ए ई ओ, ये सिर्फ 2 और 4 में है। लो जी बस ये याद कर लेना, ये पूरी की पूरी कंडीशनल टेबल आपको याद हो गई। देखो ये 2 और 4 में सर यहाँ पर है और 4 में यहाँ पर है, बस ठीक है, हो जाए नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आप पूछो सर ये ऐसे कैसे दे रखी लाइन बना बना के, भाई जो ये पहली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये तो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए कि सब्जेक्ट सर एग्जिस्ट है, रिक्वायरमेंट कंडीशन, यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पर ऊपर लिख सकते हो रिक्वायर्ड कंडीशन कि कौन कौन सी कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये तो क्या है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट क्या करता है एग्जिस्ट करता है। और जो सेकंड वाली बनी है, ये सेकंड वाली बनी है, ये यहाँ पर लिखेंगे मिडल टर्म एग्जिस्ट करती है, क्या करती हैं मिडल टर्म एग्जिस्ट। और जो ये थर्ड वाली बच गई अपनी भाई, ये सर इन दोनों में तो था ही नहीं, इसी में था थर्ड वाले, इसमें प्रेडिकेट एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये प्रेडिकेट होता है। लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ कि ये आपको इतना ज़्यादा याद नहीं करना, सब्जेक्ट एडिकेट प्रेडिकेट सिस्टम, बस इतना ही। जो फॉर्मूला बताया वही क्या बताया था याद है, ए आई है सर तीनों में, पहला तीसरा चौथा, दूसरा छोड़ दो सर। दूसरे और चौथे में क्या है सर ए ई ओ, और सर एक सब में था वो क्या है, वो था आपका ई ए ओ, ई से स्टार्ट होता है जो सब में है, ये सब में है 1 2 3 4 सारे में। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं याद करने की अनकंडीशनल, है ना, इसके लिए ट्राई करें। देखिए अगर आपने नोटिस किया हो तो जो ए ट्रिपल ए तो सिर्फ ए की फिगर में है, ठीक है। ओ ये सर दूसरी फिगर में है, ओ ये सिर्फ तीसरी फिगर में है। तो जो ऐसी आइटम जो सिर्फ एक में है वो मैंने अलग निकाल ली, यानी कि सर ए सिर्फ फिगर 1 में मिलेगा, ए ओ ये फिगर 2 में मिलेगा सिर्फ, और ओ ये फिगर 3 में मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। सर कोई ऐसी फिगर जो सब में मिलती हो, ई आई ओ ये सब में मिलेगी 1 2 3 4, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, वैसे तो याद नहीं रहने वाली तो आप ऐसे याद कर सकते हो। और जो लास्ट बच गई अपनी, कौन सी बच गई सर, अभी 2 4 और बच गई, 4 और ए और इसी के पैरेलल कॉर्नर में ऐसे याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे आई, यहाँ तो बीच में ए है, यहाँ क्या है बीच में सर ए है और ई बाहर है, यहाँ पर बीच में ए है लेकिन आई बाहर है। ये तो सर है 1 2 फिगर में और ये है 3 4 फिगर में, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तो एक ऐसे याद कर सकते हैं सर ए ई है और एक है ए आई है, ये और याद करवा देता हूँ। ये देखिए ये तो है आपकी 2 और 4 में और ये है आपकी 1 और 3 में, यहाँ पर एक छोड़कर एक है, बस आप याद रख लेना। यानी कि यहाँ पर सम है, यहाँ पर इवन है, इवन ई सम होता है तो सम हो गया, और ये आई ओड है तो ओड में आ जाएगा, नो ओड होता है ई 5, कैसे भी याद करके आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ये सारा था आपका मूड एंड फिगर का, इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तब ये थोड़ा सा आपको इजी समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने पहले बात किया है कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो सफलिंग है, चैप्टर वाइज अलग अलग नहीं कर रखे, तो सारे आपको 2-3 क्लास, कितनी क्लास हो गई आपको मैं बता देता हूँ। इसके ऊपर 4 क्लास ले चुके हैं और आप ये मानो कि 4-5 क्लास और रहती है, तो छोटी छोटी है, तो होप से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।